हाँ बेटे, तो बेटा पॉइंट पी कहाँ पर है? बॉडी के बाहर है, तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो बच्चों मैं आपको रिवीजन करवाते टाइम क्यों ना इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले भी साथ में रिवाइज करवा देता हूँ इसमें, ठीक है? तो चलिए आइए, अगर बेटा बॉडी के बाहर है पॉइंट तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक बार रिकॉल करते हैं। हालांकि टॉपिक पोटेंशियल चल रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक रिवाइज करवा रहा हूँ और कोई बात नहीं। तो आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। पॉइंट पी अगर बाहर है तो उसका रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, याद रखना। और इसी पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर, याद रखना। इन केस अगर रिक्वायर्ड पॉइंट पी खुद स्फीयर के सरफेस पर आ जाए तो उस कंडीशन में स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहाँ पर ई सरफेस पर कितना रहेगा बेटा मामला? के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और बेटे पोटेंशियल के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ध्यान से सुनना बच्चों। और अगर इन केस रिक्वायर्ड पॉइंट भी अंदर आ जाए बॉडी के अंदर, इफ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो बच्चों कंडक्टर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0 और कंडक्टर बॉडी में जो पोटेंशियल है वो सरफेस के इक्वल ही होगा, याद रखना, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। बच्चों ये टिप्स पर रखने लायक बातें हैं, कहीं भी काम आ जाएंगी, कहीं भी घूम फिर कर काम आ जाएंगी तुम्हारे, समझ गए? ध्यान देना अच्छे से। अगर पॉइंट भी बाहर है, आउटसाइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सरफेस के लिए, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 रहेगा और पोटेंशियल इक्वल टू सरफेस। तो ध्यान रखना कंडक्टर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और कंडक्टर बॉडी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस 0। पोटेंशियल 0 नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, याद रखिएगा। तो बच्चों आपके लिए हार्मफुल पोटेंशियल नहीं होता, आपके लिए हार्मफुल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसलिए याद रखिएगा इस कंडक्टर बॉडी के अंदर कोई भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, और उसको बाहर से अगर चार्ज प्रोवाइड कर दिया तो बंदा सेफ रहेगा, क्योंकि अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। तो चार्ज का शिफ्टिंग या ट्रांसफर तो होगा ही नहीं, तो ध्यान रखिएगा, समझ गए? और बंदा सेफ रहेगा। इन केस अगर इस पर हम लोग ग्राफ पर बात करें कि ग्राफ पर लगभग ये चांस है कि इस पर ग्राफ बन ही जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझना, जब भी हम लोग बात करते हैं तो डिस्टेंस पर बात करें, ये पोटेंशियल की बात कर लें। देखो बच्चों ध्यान देना, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। सुन रहे हो? ये तीनों सेगमेंट हो गए, 3 केसेस बन चुके हैं यहाँ पे स्मॉल आर के अकॉर्डिंग। तो याद कीजिए जब तक आप कंडक्टर बॉडी के अंदर है तो पोटेंशियल कितना है? कांस्टेंट है। तो जब तक आप कंडक्टर बॉडी के अंदर है तो पोटेंशियल उतना ही जितना सरफेस पर है। ये लीजिए, तो बच्चों जितना पोटेंशियल सरफेस पर उतना अंदर है, तो V इनसाइड इज इक्वल टू V सरफेस। और अब अगर आप बाहर जाएंगे तो बेटा डिस्टेंस इंक्रीजेज देन पोटेंशियल डिक्रीजेज, तो V आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्या मेरी बातें पकड़ में आ रही हैं आपको? तो दिक्कत V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, डन है, टेंशन नहीं। बच्चों यही एक्सरसाइज हम डाइलेक्ट्रिक बॉडी के लिए कर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक स्फीयर की हम लोग जब बात करेंगे तब तो सेंटर और रेडियस आर, गिवन चार्ज कहाँ रहेगा? इन इट्स होल वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब अगर पॉइंट पी बेटा आउटसाइड है तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर पॉइंट के लिए के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और पोटेंशियल आउटर पॉइंट के लिए के क्यू अपॉन स्मॉल आर, सेम अमाउंट है। जो कंडक्टर बॉडी के आउटसाइड और डाइलेक्ट्रिक बॉडी के आउटसाइड रिजल्ट सेम है बेटा, आप देख सकते हैं, मैं एक्सक्यूज तो नहीं। सरफेस के लिए भी रिजल्ट सेम रहेंगे। इन केस अगर पॉइंट पी सरफेस पर आ जाए बेटा तो इसका मीनिंग स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर कितना है? के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और पोटेंशियल कितना है सरफेस पर? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ओके, अब अगर ना पॉइंट पी अंदर रह जाए तो डाइलेक्ट्रिक बॉडी के अंदर, इफ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू,
ध्यान रखिएगा, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। अगर तुम्हें ध्यान हो तो सिलेंडर के अंदर आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाया था उसमें भी सेम कंडीशन नहीं थी, आपने ऊपर स्मॉल आर मल्टीप्लाई किया और नीचे आर क्यूब कर दिया था। कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ भी आएगी ना, तो देखिए ध्यान दीजिए, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। बच्चों प्लीज ध्यान दीजिए, अच्छी तरह सुनिएगा, यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं ई इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, आप देख सकते हैं लोग। बाकी सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, या आर स्क्वायर होता है, या कंडीशन बेस आर क्यूब भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ वैल्यू डिक्रीज होती है, लेकिन जब आप डाइलेक्ट्रिक बॉडी के अंदर रहते हैं तो स्मॉल आर इंक्रीजेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेज। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, टेंशन वाली बात नहीं था। तो इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, कब तक? जब तक आप डाइलेक्ट्रिक बॉडी के अंदर रहेंगे तब तक, याद रखना। ठीक है, इनकेस अगर आप लोग खुद सेंटर पर पहुंच गए, इनकेस अगर सेंटर पर आ गए तो सेंटर पर आने का मतलब स्मॉल आर जीरो जाएगा, तो सेंटर पर स्मॉल आर जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर जीरो जाएगा क्या? स्मॉल आर जीरो रखें तो जीरो से मल्टीप्लाई, कंप्लीट वैल्यू जीरो, एनी एक्सक्यूज, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं था। अब अगर इसी कंडीशन में हम लोग पोटेंशियल की बात कर लें, ध्यान देना अच्छे से, पोटेंशियल, तो डाइलेक्ट्रिक बॉडी के अंदर पोटेंशियल के क्यू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। याद रखना है, छोटा सा फॉर्मूला होता है, विजिबल होता है इधर, कोई दिक्कत, पोटेंशियल है, तो वी इनसाइड का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, के क्यू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। बेटा सिर्फ फॉर्मूला ही याद करने से काम नहीं चलेगा, फॉर्मूले में कौन क्या है ये भी आप लोग पता होना चाहिए, एक्स वाई जेड जो भी लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्यू डाइलेक्ट्रिक बॉडी को प्रोवाइडेड कंप्लीट चार्ज है, कैपिटल आर डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का रेडियस है, और स्मॉल आर डाइलेक्ट्रिक बॉडी के अंदर जो भी रिक्वायर्ड पॉइंट है उसकी स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो दिक्कत दक्ष ध्यान दें, हाँ जी ध्यान देना। अगर अपन सेंटर पर पहुंच जाए तो सेंटर पर स्मॉल आर कितना हो जाएगा? जीरो। तो देखिए बी इनसाइड को बी सी ले लूँ, सी फॉर सेंटर, तो देखिए ध्यान दीजिए, के क्यू 3 कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर जीरो हटाइए, अपॉन 2 आर क्यूब, आर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल करें तो सेंटर पर वैल्यू कितनी रही बेटा? 3/2 के क्यू अपॉन आर, लिख सकते हैं क्या बेटा? तो 3/2 बी सरफेस हो गया क्या? रिजल्ट समझ में आ रहा है? क्या सीखा, क्या समझे कि अगर सरफेस पर पोटेंशियल 100 वोल्ट है तो सेंटर पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 150 वोल्ट हो जाएगा 3/2 टाइम। याद रखिएगा, ये डाइलेक्ट्रिक बॉडी का बिहेवियर। ठीक है, तो अगर कभी बेटा ग्राफ बनाना पड़े, क्लासिफिकेशन वही है, स्मॉल आर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये हो गया पोटेंशियल। ध्यान से सुनना ढंग से अच्छे से, आपको पता है सरफेस पर वैल्यू वो सेम है जो कंडक्टर पर थी, जो कंडक्टर के सरफेस पर पोटेंशियल है वही डाइलेक्ट्रिक पर। आउटसाइड बिहेवियर सेम है, स्मॉल आर इंक्रीजेज देन पोटेंशियल डिक्रीजेज, याद है ना? कंडक्टर होता है डाइलेक्ट्रिक को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, थोड़ा आउटसाइड बिहेवियर सेम रहेगा, वी आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन बच्चों जितनी वैल्यू सरफेस पर है तो सेंटर पर उसका कितना हो जाएगा? 3/2 टाइम। तो ध्यान से सुनना अच्छे से, सेंटर पर वैल्यू सरफेस का 3/2 टाइम हो जाएगा। तो क्या ग्राफ का शेप और उसका बिहेवियर समझ में आ रहा है? अगर सरफेस है पोटेंशियल 100 है तो सेंटर पर 150 वोल्ट, ये ध्यान रखना, मैंने जो एग्जांपल दिया उसको दिमाग में रखना। तो ये बेटा इसका ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ हमारे पास कंडक्टर के लिए है और ये ग्राफ डाइलेक्ट्रिक बॉडी के लिए। दैट्स फाइनल, एनी एक्सक्यूज, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, डन। हाँ बेटे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने बात किया पोटेंशियल पर। एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक बचा है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है बेटा हमारे पास एक तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इम्पोर्टेंट है टॉपिक, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसका डेरिवेशन पार्ट भी आने के चांस है,
तो मैं हल्का फुल्का उसको थोड़ा डायग्राम वगैरह एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ और कोई खास बात नहीं। सेकंड थिंग, इसमें एक रिलेशन होता है बेटा, वो होता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। उस पर क्वेश्चन बना तो उसमें एक पार्शियल डेरिवेटिव का जो रिलेशन होता है वो आपके दिमाग में चाहिए, पार्शियली कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, और कोई खास बात नहीं। ठीक है, इसके साथ पोटेंशियल जो है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू कर देते हैं, आओ ध्यान दो। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल वैसे तुम सबके माइंड में है, फिर भी हल्का फुल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ मैं। डाइपोल इज अरेंजमेंट ऑफ टू चार्ज, बोथ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम नेग्लिजिबल। इस स्मॉल डिस्टेंस है, नेग्लिजिबल डिस्टेंस को आप शो d या 2d r 2r कुछ भी कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा 2d को, कि जब मैं इसको हाफ डिवाइड करूंगा तो d और d में इजीली डिवाइड कर पाएंगे, और कोई खास बात नहीं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। बेटा इसमें डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझना, ध्यान से सुनना। एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस। इलेक्ट्रिक डाइपोल को बेटा मैंने अरेंज किया वाई एक्सिस पर। इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी एट ए प्लस क्यू बी माइनस क्यू इट्स सेंटर ओ। सेंटर ऑफ डाइपोल इज एट ओरिजिन। Center of dipole is at origin. Center of dipole is at origin. अगर डाइपोल का सेंटर खुद ओरिजिन पर है तो इसका मतलब 50% डाइपोल कहाँ रहेगा, प्लस वाई, तो 50% माइनस वाई पर रहेगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। तो डाइपोल मोमेंट किस तरफ होता है ना, याद नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है q into 2d। इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, थोड़ा नेगेटिव टू पॉजिटिव ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। मेथड वही है। नाउ कैलकुलेट पोटेंशियल एट रिक्वायर्ड पॉइंट टी विच इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ओ। तो बच्चों डाइपोल के सेंटर ओ से आर डिस्टेंस से पॉइंट टी हम लोग शो करेंगे और वहां पर पोटेंशियल चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको फिजिकल सिचुएशन में देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, देयर इज एंगल थीटा बिटवीन पी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। डन। तो देखिए ध्यान दीजिए, पी वेक्टर आपके सामने, तो पी वेक्टर से थीटा एंगल पर पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर वेक्टर की कंडीशन में कोई भी एक आपने रैंडम पॉइंट ले लिया तो टी, और पॉइंट टी पर हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। डन, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी दे सकता है एग्जाम में। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी आर्बिट्री सिचुएशन आर कॉमा थीटा, इस तरह भी दिया जा सकता है। तो अभी कंफ्यूज मत होना कि आर और थीटा क्या है, कभी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आइए, तो बच्चों अब कुछ क्लासिफिकेशन कर लें। पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट टी से डिस्टेंस दे देते हैं r1 और पोटेंशियल v1, और नेगेटिव चार्ज की पॉइंट टी से डिस्टेंस दे लिया r2 और पोटेंशियल v2। तो नेगेटिव चार्ज से पॉइंट टी की डिस्टेंस कितनी है बेटे, r2 और पोटेंशियल एरिया मैंने v2 नेगेटिव चार्ज से, और पॉजिटिव चार्ज से तो रिक्वायर्ड पॉइंट है t, उसकी डिस्टेंस r1 और पोटेंशियल v1। क्या ये बात समझ में आती है अपने को, यानी एक्सक्यूज, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं था। जितना डायग्राम मैंने अभी बनाया उसके लिए पहले मैं डिराइव कर दूँ। सामने देखो, ध्यान दो, पॉजिटिव चार्ज के से पॉइंट टी पर पोटेंशियल v1 जो होगा कितना होगा, kq/r1, और नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट टी पर पोटेंशियल v2 कितना होगा, k-q/r2। मैं इसको हल्का फुल्का रिवाइज करके चल रहा हूँ, डेरिवेशन भी थोड़ा बहुत मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान देना, अच्छे से सुनना। तो आप देख सकते हैं चार्ज उन्होंने नेचर के साथ रखा है, प्लस और माइनस रखा है। टोटल पॉइंट टी पर मुझे रिजल्टेंट पोटेंशियल चाहिए, तो v = v1 + v2 होगा ना। ये पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन की तो बात करेंगे ही नहीं। अगर एक वेक्टर क्वांटिटी होती तो हमें डायरेक्शन भी बात करनी पड़ती, उनमें कंपोनेंट्स है या कोई थीटा एंगल है, ट्राइंगल और यूज करना, वो सारी ही सिचुएशन देखनी पड़ती है। लेकिन यह पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तब डायरेक्टली अटेम्प्ट करेंगे, तो v1 + v2।
तो V1 और V2 की वैल्यू अगर मैं रखूँ तो के क्यू 1/R1 माइनस 1/R2, यस और नो। तो इस सिचुएशन में बेटा के क्यू R2 माइनस R1/R1R2, बेटा ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला आ चुका है। अब देखिए, देखा जाए तो डेरिवेशन यही कंप्लीट हो गया कि तुम्हें रिक्वायर्ड पॉइंट टी पर पोटेंशियल चाहिए और रिजल्टेंट पोटेंशियल मिल चुका आपको। लेकिन इस फॉर्मूले में एक ड्रॉबैक है, एक कमी है, एक डिमेरिट है। और वो डिमेरिट क्या है? यह एक साथ डबल वेरिएबल होल्ड कर रहा है। आप देखिए पॉइंट टी की लोकेशन जैसे आपने चेंज की, तो चेंज करते हैं R1 और R2 दोनों वेराई करेंगे, नहीं करेंगे? तो एक फॉर्मूले में हम लोग डबल वेरिएबल होल्ड नहीं रख सकते हो। तो इसके लिए हमें कुछ आगे की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो देखिए, दिमाग लगाइए, ध्यान से सुनना था। मैंने क्या किया, इस लाइन OT को रिवर्स इंक्रीज किया था, ठीक है, ओके। और फिर पॉइंट ए से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ओके। और फिर पॉइंट बी से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ओके। दिस इज AC, दिस इज BD। ये थीटा है, भी थीटा होगा क्या बेटा? पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ पर डाइपोल की जो टोटल लेंथ है कितनी थी? 2D। तो सेंटर का ये कितना हो गया? D, और ये रिमेनिंग भी D। अब आपको बताया कि अगर ये लाइन देखो, ओरिजिन मतलब सेंटर O से और पॉइंट A तक की लेंथ कितनी है? D, और ये थीटा है, तो ये लेंथ D cos थीटा हो गई क्या? तो एक्सक्यूज, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसी तरह से बेटा ये D है और ये थीटा है, तो बेटा दिस वन OD, O से और C तक की लेंथ D cos थीटा है, तो OD भी D cos थीटा ही तो है, यस और नो? एनी एक्सक्यूज? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं बेटा। तो बच्चों यहाँ पर आपका टारगेट रहेगा कि R1 और R2 को दोनों को हम लोग R और थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम ना बिगाड़ के हम लोग थोड़ा इन शॉर्ट चलते हैं। R1 की वैल्यू क्या रहेगी? देखो OT, ये कितना है पूरा? ROT पूरा कितना है? R। और बेटा OC कितना है? D cos थीटा। तो ये जो R1 है ये अप्रोक्स कितना है? R माइनस D cos थीटा। मैंने आपको थ्योरी क्लास में बहुत डिटेल में करवाया हुआ है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, R1 की वैल्यू कितनी है? OT R और माइनस D cos थीटा अप्रोक्स R1 की वैल्यू हम लोगों ने प्लॉट की। ऐसे ही R2 की वैल्यू प्लॉट करेंगे तो हम लोग, ध्यान देना, R2 अप्रोक्स क्या हो जाएगा? R प्लस D cos थीटा। R2 नजर आ रहा है BT, दैट इज OT प्लस OD। OT कितना? R, और OD कितना है? D cos थीटा, तो R प्लस D cos थीटा। ये R1 R2 की वैल्यू आप लोग सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। V इज इक्वल टू KQ R2, तो R प्लस D cos ऑफ थीटा माइनस R1, तो माइनस अप्लाई करेंगे तो माइनस R, और माइनस टू माइनस प्लस D cos थीटा। सुन रहे हैं? R1 इंटू R2, तो R1 इंटू R2 करें तो R माइनस D और R प्लस D, तो R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिमाग लगा रहे हैं बच्चों सभी? एनी एक्सक्यूज? कोई दिक्कत नहीं। R2 R कैंसिल कर देंगे, देन V इज इक्वल टू KQ D और D, तो 2D cos थीटा कर सकते हैं क्या बेटा? D cos और D cos, तो 2D cos अपॉन K, बेटा Q इंटू 2D दैट इज P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट याद है ना? Q इंटू 2D दैट इज P, तो Q इंटू 2D P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर कॉस स्क्वायर। एन एक्सक्यूज? ये आपके पास जनरल फॉर्मूला आ चुका है। 12th स्टैंडर्ड में, पर्टिकुलर 12th स्टैंडर्ड कंपटीशन लेवल में ये फॉर्मूला भी आपके काम आता था। लेकिन जनरली 12th स्टैंडर्ड में डाइपोल की सारी एप्लीकेशन जो थी वो इस पर बेस्ड है दैट दिस डिस्टेंस D और 2D इज वेरी स्मॉल देन R। इस कंडीशन को हम लोग फेस करके चलते हैं, ध्यान देना। इफ स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D, if small r is very very greater than D, then R square minus D square cos square that is approx equal to R square दे दें। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Kp cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। मुझे जनरल फॉर्मूला है,
तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ध्यान रखना। जनरली आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लेकिन आप पोटेंशियल की वैल्यू भी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, याद रखिएगा इस बात, ठीक है। हाँ बच्चों, अब इसमें मेरा कुछ रिजल्ट्स बनते हैं, ध्यान से सुनना। नोट फर्स्ट, अगर मैं रिक्वायर्ड पॉइंट को एक्सिस पर ले लूं, एक्सिस ऑफ डाइपोल पर ले लूं, तो डाइपोल का एक्सिस क्या होता है? डाइपोल की पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो जॉइनिंग लाइन होती है उसको अपन बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल या फिर एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, ठीक है बेटे। अब दिमाग लगाइए, अगर पॉइंट टी जो रिक्वायर्ड पॉइंट टी है वो खुद एक्सिस पर आ जाए, तो यहाँ पर एक्सिस कौन है? वाई तो है, देखिए प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो जॉइनिंग लाइन वाई एक्सिस हो गया। अगर पॉइंट टी खुद वाई एक्सिस पर आ जाए, मतलब एक्सिस ऑफ डाइपोल पर आ जाए, तो इस कंडीशन में पी वेक्टर और आर वेक्टर पैरेलल हो गए क्या? थीटा कितना हो जाएगा? 0। अगर थीटा 0 गया तो cos 0 की वैल्यू +1 हो जाएगी क्या? तो पोटेंशियल